देखिए ऐसा है कि इसी बात को तो काउंटर किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। जनरली हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हम लिटरेचर को या किसी भी तरह की फिलोसफी को जब पढ़ते हैं तो ये सारी बातें हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। तो हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे और किस तरीके से ये चीज़ प्रोग्रेस कर रही है, उसकी अंडरलाइन इफेक्ट नहीं समझ पाते हैं। देखिए, हीगल जो है ना कि इस बात को अगर सच में समझना है तो उसे सिर्फ फिलॉसफी स्टार्ट्स इन डिक्लाइन वाले कोट की तरह नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, बल्कि आपको इसे एज अ सिविलाइजेशनल साइकोलॉजी की तरह समझना पड़ेगा। क्योंकि हीगल जो है वो सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे हैं, वो इंसानी इतिहास के उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जब एक कौम अपने जीवित शक्ति को खो देती है, और यही एक थ्रेशोल्ड पॉइंट या डेंजरस पॉइंट बनता है। अब इस बात को मैं कैसे समझाऊं? हर सिविलाइजेशन के दो फेज होते हैं। ठीक है, तो पहला फेज क्या होता है कि जब सिविलाइजेशन पूरी तरीके से अपने आमद में जीती है, और दूसरा फेज तब होता है जब सिविलाइजेशन अपने बारे में सोचने लगती है। इन दोनों में फर्क समझिए क्या है कि जब कोई कॉम राइज कर रही होती है, राइजिंग होती है, तो तब वो किताबें नहीं लिख रही होती है, वो दुनिया बदलती है, वो एम्पायर बनाती है। वो फिलॉसफी नहीं बैठ के कर रही होती है, वो डिबेट नहीं कर रही होती है, तब वो एक्सपेंशन कर रही होती है, उस पूरी नियत को आगे बढ़ा रही होती है। उसके अंदर बहुत रॉ एनर्जी होता है, हंगर होती है, कॉन्केस्ट करने का जो क्षमता होता है वो इतना बढ़ गया होता है कि वो उसको अपने पीक पे देखना चाहती है। रोम जब राइज कर रहा था तब वो फिलॉसफी नहीं कर रहा था, समझिए। वो रोड्स बना रहा था, सेनाएं भेज रहा था, टेरिटरीज कैप्चर कर रहा था। अरब जब राइज कर रहा था तब बगदाद में लाइब्रेरीज नहीं थी पहले। पहले डेजर्ट में, या पहले ऐसा कह सकते हैं कि पहले डेजर्ट से एक ऐसी एनर्जी निकली जिसने आधी दुनिया बदल दी पूरी तरीके से। यूनान जब राइज कर रहा था तब वो प्लाटो नहीं पढ़ रहा था बैठ के, है ना, कि जो हमें लगता है। तब वो मैराथन कर रहा था, और थर्मोपाइले लड़ रहा था, उसकी युद्ध लड़ रहा था। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिविलाइजेशन जो होती है जब यंग होती है तो उसके पास सर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, क्लैरिटी बहुत होती है, उसके उसको पता होता है कि उसे क्या करना है, उसके पास एक मिशन होता है। लेकिन जब वही सिविलाइजेशन धीरे धीरे थकने लगती है, जब उसके अंदर की कलेक्टिव एनर्जी जो है वो फेड आउट करने लगती है, खत्म होने लगती है, कम होने लगती है, जब एक्सपेंशन रुक जाता है, जब कल्चरल लग्जरी में बदल जाता है, जब किसी भी तरह के जो वॉरियर्स इंटेलेक्चुअल्स बनने लगते हैं, तब आप एक मोटा माटी हिसाब लगा सकते हैं कि वहीं से फिलॉसफी जन्म लेती है। और यही हीगल कह रहे हैं। हीगल का यही मानना है कि, और जो कि उनका फेमस फ्रेज भी है, कि द आउल ऑफ मिनर्वा स्प्रेड्स इट्स विंग ओनली विद द फॉलिंग ऑफ डस्क। क्या खूबसूरत बात लिखी है कि, अब इसे ऐसे समझिए कि मिनर्वा रोमन माइथोलॉजी में विजडम की देवी है, उनको देवी माना जाता है, और उसका सिंबल है आउल, मतलब उल्लू। लेकिन आउल कब उड़ता है? दिन में नहीं। दिन में तो नहीं उड़ता है उल्लू, अंधेरे में होने पर, या अंधेरा जब हो जाता है। यानी विजडम जो है वो कब आती है? जब हिस्टोरिकल प्रोसेस खत्म होने लगता है, जब सिविलाइजेशन अपना काम कर चुकी होती है, या जब सनसेट शुरू हो चुका होता है, कि अब डस्क है, अब दिन खत्म हो गया। तो हीगल बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि भाई, फिलोसफी डज नॉट गाइड द सिविलाइजेशन इन देयर बर्थ, फिलोसफी गाइड कम्स टू अंडरस्टैंड देम आफ्टर दे आर ऑलरेडी डाइंग। और ये बहुत ब्रूटल ऑब्जर्वेशन है, आप समझिए किस तरह की बात वो कहना चाह रहा है। कि अब वो यूनान का एग्जाम्पल देखिए। आज हम ग्रीस को फिलोसफी का देव मानते हैं, मतलब यहीं से फिलोसफी जो है वो जन्म ली हुई है। सोक्रेटस हुए, प्लाटो हुए, अरस्तु हुए। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कब आए? जब एथेंस और स्पार्टा की 27 साल की जो पेलोपोनेशियन वॉर थी ने, उस वॉर ने टेक्निकली यूनान की कमर तोड़ दी थी, पेलोपोनेशियन वॉर ने। उससे पहले ग्रीस क्या था, किसी को पता है? हाँ, वो एनर्जी हुआ, आर्ट हुआ, वॉरियर कल्चर हो गया, एक्सपेंशन की जो नीति थी, कॉलोनाइजेशन था। लेकिन जैसे ही वो सिविलाइजेशन टूटने लगी, जैसे ही सर्टेनिटी खत्म हुई, लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज वर्च्यू। अब ये हम लोग पढ़ तो लेते हैं, पर हम ये नहीं पूछते कि क्यों पूछना शुरू कर दिया। क्योंकि सोसाइटी जो होती है ना, जब कंफ्यूज होती है तब वो ऐसे सवाल के पीछे भागती है। फिलॉसफी जो है अक्सर कंफ्यूजन की संतान होती है। जब सिविलाइजेशन को खुद समझ नहीं आता है कि वो कहाँ जा रही है, तब फिलोसफर पैदा करने लगती है, तब वो ऐसे सवाल पूछने लगती है। इसलिए आप नोटिस करेंगे, या आप
देखेंगे कि हर डिक्लाइनिंग सिविलाइजेशन में इंटेलेक्चुअल एक्सपेंशन आता है। आप लेट रोम को देख लीजिए, जब रोम खत्म हो रहा था उसमें स्टोइसिज्म बढ़ गया। इस्लामिक गोल्डन एज में भी अबासिड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का समय पीक पर आ गया था। यूरोप में भी इनलाइटमेंट भी मेडिवल क्रिश्चियन जो थी वो उसमें सर्टेनिटी के कोलैप्स के बाद आया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तब आए जब एक पीक आ गया था उस साम्राज्य का, उस प्रजा का अपनी अपनी कॉन्क्वेस्ट को पूरा करने में। इसका मतलब क्या है कि जब कलेक्टिव फेथ जो होता है उस सोसाइटी का, जब वो टूटने लगता है तो इंडिविजुअल रीजनिंग शुरू हो जाती है। जब किसी भी तरीके का सोसाइटी में आप मिथ मरते हुए देखेंगे तो फिलॉसफी पैदा होने लगती है वहां से। जब किसी भी प्रकार का एक्शन रोकना होता है, सम्राट अशोक ने कब जब एक्शन रुका तब उन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया, धम्मा पॉलिसी बनाई। और यही रीजन है कि कई थिंकर्स कहते हैं कि टू मच ऑफ इंटेलेक्चुअलाइजेशन इज समटाइम्स अ सिम्पटम ऑफ सिविलाइजेशनल एग्जॉर्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस या फिलॉसफी बुरी चीज है, इसका ये कहीं से मतलब नहीं निकाला जा सकता, ना आप निकालने का प्रयास करिएगा। हीगल एंटी साइंस नहीं है, वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल पैटर्न की बात कर रहे हैं कि भाई सिविलाइजेशन का सबसे क्रिएटिव फिलोसफिकल मूवमेंट्स जो हैं अक्सर उसके पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल डिक्लाइन के मूवमेंट्स होते हैं। अब आज इसी कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, आज जो है पूरी दुनिया हाइपर इंटेलेक्चुअल हो चुकी है। इस मतलब हर चीज़ पे डिस्कोर्स आपको मिल जाएगा, ऐसी एनालिसिस आपको हर जगह मिल जाएगी, पॉडकास्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं, थ्योरीज हैं, है ना, आइडेंटिटी डिबेट्स हो गई हैं इतनी ज़्यादा, इनफाइनाइट ओपिनियंस हो गई हैं, हर हर प्रजा हर लेवल की। अभी मैं दंग रह गया था, मैं ये देख के कि सनातन प्रीमियर लीग हो रहा है, अच्छा खासा पैसा लग रहा है, उसके पीछे लोग लगे हुए हैं। अब लेकिन उसी समय क्या हो रहा है, आप ये देखेंगे कि सोसाइटी में लोनलीनेस बढ़ गई है, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, मीनिंग क्राइसिस है, वो बढ़ते जा रहा है, बर्थ रेट्स गिरते जा रहे हैं, लोगों के फेथ कोलैप्स होते जा रहे हैं, कम्युनिटीज टूट रही हैं। तो सवाल अब यहाँ से हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग को ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना चाहिए कि क्या ह्यूमैनिटी एक नया डस्क में एंटर कर रही है, क्या एक नई शाम की शुरुआत हो रही है, क्या हम भी उस फेज में हैं जहाँ सिविलाइजेशन अपने बारे में किताबें ज़्यादा लिखती हैं और फ्यूचर कम बनाने का प्रयास कर रही है। यही यही जो सवाल था वो हीगल इनडायरेक्टली छोड़ देते हैं आपके प्रति, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और सबसे गहरी बात क्या है कि हीगल के लिए फिलॉसफी कभी शुरुआत नहीं होती है, फिलॉसफी जो है वो पोस्टमार्टम होती है, वो सिविलाइजेशन को क्रिएट नहीं करती है, वो सिविलाइजेशन की ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाती है, एक तरीके से समझिए, है ना। तो जब एम्पायर किसी भी तरीके का अपने डिक्लाइन पे होता है, मर रहा होता है, तब फिलोसफर आता है और कहता है कि साहब असल में हुआ क्या था, वो सारी चीजें क्यों डिक्लाइन कर गई, दिक्कत कहाँ हुई। और यही कारण है कि हिस्ट्री में सबसे बड़े जो फिलोसफर्स हैं अक्सर क्राइसिस के समय पैदा हुए। आप सोक्रेटस को देखिए जब एथेंस डिक्लाइन कर रहा था, नीसे को देखिए जब यूरोपियन में क्रिश्चियनिटी का डिक्लाइन हो रहा था, मार्क्स को देखिए जब इंडस्ट्रियल एलियनेशन का एक फितूर पैदा हो रहा था समाज में। हाँ, फिर अभी मैं पढ़ के रहा था, इब्न खालदून को देखिए, वो जब इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा था तब वो शुरू हुए। तो क्योंकि विजडम जो होता है ना वो कंफर्ट से नहीं निकलती है, विजडम जो है वो कोलैप्स के मलबे से निकलती है, उस जगह से निकलती है। तो तो अगली बार जब भी कोई सिविलाइजेशन सिर्फ डिबेट या डिस्कोर्स या कमेंट्री और, है ना, एंडलेस एनालिसिस में डूब जाए तो हीगल को याद करिएगा। क्योंकि कभी कभी जब एक सोसाइटी एक्शन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोड्यूस करने लगे तो शायद आउल ऑफ मिनर्वा उड़ना शुरू हो चुका है या शुरू कर चुका है एक तरीके से।